हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो जो बन रही है इसमें विज़न आईएएस के टेस्ट सॉल्व करवाए जा रहे हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज़ आपको सॉल्व करवाई जा रही है। अब ये उन लोगों के लिए भी लाभदायक होने वाली है जिन लोगों के पास में हार्ड कॉपी नहीं मिल पाती है या वो बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे टेस्ट नहीं पहुँच पाते। तो वीडियो को पॉज करते हुए आप टेस्ट को सॉल्व करते रहिएगा, कॉपी में लिखते रहिएगा। हर बार बताता हूँ तो ठीक है। तो ये वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है। इस पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक के सॉल्व करवाए जाएंगे। उससे पहले के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो अपलोड किए जा चुके हैं। आप टेलीग्राम पे जाके विजन आईएएस एक्सप्लेनेशन टेस्ट एक्सप्लेनेशन से मेरी प्लेलिस्ट है वो आप देख लीजिएगा। वहाँ पे बाकी के जो 10 टेस्ट हैं ऑलरेडी कराए गए हैं। 10 टेस्ट इक्वल टू यानी कि 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं और इस टेस्ट के भी 50 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, यानी कि टोटल 1050 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो इससे आपका ना रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप खाली समय में बैठ रहे हो उस समय आप देख लीजिए वीडियो को। अगर इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए होती है आपको, पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम @UPSC विद हरीश ये चैनल ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ्स भी मिल जाएगी। और ये टेस्ट होने वाला है गवर्नेंस इन इंडिया का। आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 में। तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। देखिए, पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे हो चुका होता है, तो फिर वो दोबारा बार बार नहीं बताया जाता है, इसलिए पहले वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 51 पूछा हुआ है, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग NCRWC ने अपनी सिफारिशों के लिए निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्रों की पहचान की थी। अब देखिए, ये NCRWC को मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ आपको पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन नंबर 36। उसमें आपको यहाँ पे बताया था जहाँ पे कई सारी संस्थाएं थी तो उनका कब गठन हुआ था। तो इसका 2000 या 2001 के अंदर इसका गठन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले इसके बारे में बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें कौन था, इसे 11 सदस्य ही थी। ठीक है, तो इसमें टोटल 11 सदस्य थे। उस समय इसकी अध्यक्षता कितने की थी, यानी कि उस अध्यक्षता कर रहे थे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका नाम था MN वेंकटचलैया। ठीक है, तो MN वेंकटचलैया आप याद रख लीजिएगा, MNV करके शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। देखिए, ज़्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में, बस ये रिवीजन के लिए आपका अच्छा ऑप्शन है, तो रिवीजन के हिसाब से बताएंगे। अब इसकी बात है तो इसने क्या किया था इस समय, उसने 11, अब इसमें ध्यान रखिएगा 11 सदस्य 11 क्षेत्रों की इन्होंने पहचान की थी। अब इन्होंने पहचान की थी जैसे न्यायपालिका को सशक्त बनाना, न्यायपालिका के साथ इन्होंने बिल्कुल सही है, प्लस कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो थी उसको भी सशक्त बनाना था। संघवाद और शक्तियों का वितरण की बात कर रहा था, चुनाव सुधार की बात की थी, साथ ही में इन्होंने साक्षरता का प्रोत्साहन देने की बात की थी, सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है उसको बनाने की बात की थी इन्होंने। ठीक है, सेंटर स्टेट के रिलेशन की बात की थी, विकेंद्रीकरण की बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट के विस्तारीकरण की बात कर रहे थे। ठीक है, तो विस्तारीकरण की बात की थी इन्होंने, फंडामेंटल राइट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रभावी कार्यान्वयन की इन्होंने बात की थी। तो देखेंगे यहाँ तीनों 1 और 2 तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आई होप आप भी अटेम्प्ट कर कीजिए क्योंकि वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे अब ये यहाँ इन्फॉर्मेशन याद रखिए, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कौन सी कमेटी का गठन हुआ है भाई, ये हुआ है एक राष्ट्र एक चुनाव पर। अब एक राष्ट्र एक चुनाव पर बात है। अब देखिए, ये वाला मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। जैसे कि भारत में केवल संसद के पास ही संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों के संचालन के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अब आप इसे कॉमन सेंस से लगाइए कि केवल संसद, अब भाई राज्य में भी तो चुनाव होते हैं तो राज्य का भी तो अधिकार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसद का ही अधिकार है। तो राज्य का भी कुछ मामलों में अधिकार होता है, कुछ मामलों में संसद का अधिकार होता है। और यहाँ पे अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे आर्टिकल 328 में ये बद दिया गया है, ये देख लीजिएगा, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो आप देखेंगे एक गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसके लिए भारत संघ के सभी राज्यों में कम से कम आधे राज्यों की आवश्यकता राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो अब बिल्कुल सही है। अब ऐसा ना हो कहीं भाई सेंटर चाहे, अब जैसे मान लीजिए मोदी जी की सरकार, तो मोदी जी चाहें कि सारे स्टेट में मेरे अकॉर्डिंग इलेक्शंस होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब उनकी अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका बी। अब यहाँ पे आर्टिकल 172, और देखिए इस वीडियो में ना मैं आपको आर्टिकल्स भी याद करा देता हूँ। आर्टिकल 172 में क्या है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराना है उसके लिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, यानी कि राज्य की जो विधानसभा बननी है वो 5 साल के लिए बनेगी, मतलब 5 साल के लिए बनेगी अगर उससे पहले से विघटित ना किया जाता है।
तो 5 ईयर के लिए बनेगी आर्टिकल 172, आप याद रखिएगा। अब इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, 5 और 2 यहाँ पे 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि टोटल इनका 10 होता है। 10 का आधा कर लीजिए, हाफ कर लीजिए, तो 5 ईयर, यानी कि इसमें 5 ईयर का कुछ है। तो ऐसा करके याद कर सकते हो, कॉमन सेंस से इसी तरह से याद होते हैं। तो आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, नीति निर्माण में नागरिक समाज संगठनों। अब नागरिक समाज संगठन क्या होते हैं, पहले ये समझना होता है। नागरिक समाज संगठन वही होते हैं जो जैसे कि आप कोई कमेटी बना लो, सरकार के सामने कुछ चीज़ें रखो, यानी कि अगर कोई प्लानिंग हो रही है उसमें आपकी भूमिका हो, उस तरह की ये चीज़ें करते हैं। तो नागरिक समाज संगठनों में निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं निभाई जाती हैं? देखिए, नियोजन प्रक्रिया में संचार को सफल बनाना, बिल्कुल सही है। वंचित वर्गों का समर्थन, ये गलत लिखा हुआ है, वर्गों का समर्थन होना बिल्कुल सही है। उपयुक्त योजना के लिए स्थानीय संसाधन जुटाना और पहल करना, सही है। सरकार की नीतियों और निगरानी का मूल्यांकन करना, तो सही है। नागरिक समाज के जो संगठन है वो ये सब काम करेंगे। तो आप इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि बार बार रिपीट करने से फिर बोरिंग होता है कि जब वीडियो बाद में सुनते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समितियों। अब देखिए, सहकारी समितियों से क्वेश्चन आता है ये यूपीएससी में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सहकारी समितियों के समान हितों वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ होता है। अब सहकारी समिति, भाई नाम ही क्या है, सहकारिता, जैसे अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बना है, तो सहकारी मतलब क्या है भाई, सहकारी क्या है भाई, सभी मिलके काम करेंगे, और एक स्वैच्छिक संघ होगा यार, हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, उस तरह का होता है। तो बिल्कुल सही है, कॉमन सेंस है कि ठीक है। सहकारी समितियों का विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आया है। अब यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अब एक चीज़ सोचिए कि क्या सहकारी समिति सेंट्रल लेवल पे नहीं बनती होंगी, जैसे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती हैं, तो वो किसके, वो संघ सूची में, मतलब संघ सेंटर द्वारा संचालित होती होंगी। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे तो संवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आएंगी सहकारी समितियों का विषय। अब राज्य में भी सहकारी समितियाँ बनती हैं, तो ये तो यहाँ ऑप्शन गलत हो जाता है। देखिए, राज्य की काम करने वाली राज्य सूची में आ जाएगी, इस तरह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, एक सहकारी समिति के सदस्यों का उनके पूंजीगत योगदान की परवाह किए बिना समान मतदान का अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पर एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि देखिए कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, यानी कि यहाँ पे बराबर है, एक व्यक्ति बराबर होता है एक वोट के। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें आप जैसे कि फंडिंग ज़्यादा दे रहे हो तो मेरे को वोट के राइट ज़्यादा मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट, समानता का पालन करती है। और ये कब बनती है, तो सोसाइटी एक्ट है, कौन सा सोसाइटी का एक्ट है 2002 का, तो ठीक है, अंडर सोसाइटी एक्ट के बनती है। तो यहाँ पर केवल 2 स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित अधिनियम में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है। देखिए अभी ठीक है, हम इसको होल्ड रखते हैं। दूसरा देखेंगे, यह अधिनियम वन में रहने वाले परिवारों के लिए 10 हेक्टेयर तक की भूमि के स्वामित्व की अनुमति देता है, ये भी समझाएंगे। ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधनों और व्यक्तिगत दावों पर संबंधित निर्णय लेने की में शामिल है, तो ये बिल्कुल सही होने वाला। यहाँ आप देखेंगे कि एक चीज़ समझिए, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि यार जो लैंड एरिया है, अगर एक परिवारों को, तो जो एक परिवार है उसको अगर 10-10 हेक्टेयर ज़मीन दे देंगे तो कितना बड़ा एरिया वहाँ पे हमारा चला जाएगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। और एक्चुअली यहाँ पे जो है 10 हेक्टेयर की जगह 4 हेक्टेयर ज़मीन है, तो ठीक है, ये याद रखिएगा कि 4 हेक्टेयर भूमि पर वो स्वामित्व की अनुमति देता है, ठीक है। और ये इसलिए गलत हो गया आपका। देखेंगे अधिनियम में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान। अब देखिए, अब ये भी ये क्या कर रही है, ये संसाधनों का प्रबंधन ही तो कर रही है ग्राम सभा। और आपने सुना होगा कि भाई ग्राम सभा होती है वहाँ पर, तो यहाँ पर तो भैया समिति नहीं होंगी, यानी कि प्रबंधन समिति नहीं होगी, यहाँ पर भी कौन होगा, ग्राम सभा होती है, याद रखिएगा। इसलिए ये वाला भी गलत हो जाता है। आंसर होगा केवल एक, यानी कि 3 केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, दलित पैंथर्स आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब दलित पैंथर्स आंदोलन है क्या, पहले ये समझ लेते हैं हम। देखिए क्या हुआ, ये एक उग्रवादी संगठन था। ये कब बना, 1972 में बना। कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर ये बनता है। कैसा था, उग्रवादी था। इस समय क्या हुआ, जो दलित जाति के लोग थे वो क्या नाम है, स्नातक वगैरह हो गए, यानी कि पढ़ लिख गए, यानी कि ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो उस समय उनकी भावना आ जाती है भाई हमारे प्रति ये शोषण होता है। और ये अकेले ऐसे नहीं था कि ये सिर्फ अपने लिए, ये किसानों के लिए भी लड़ रहे थे भाई। तो ये किसानों, जो औद्योगिक श्रमिक है जिनका शोषण हो रहा है, उन सब के लिए भी ये लड़ रहे थे। ये कैसा था, इनकी जो विचारधारा चल रही थी ना, वो समाजवादी विचारधारा पर चल रहे थे ये, ठीक है। तो समाजवादी विचारधारा पर चल रहे थे। अभी कैसे चल रहे थे, दलित पैंथर जो है
यूएसए में नागरिक अधिकारों से आंदोलन से प्रेरित था। तो ये कहाँ है, ये समाजवादी था एक आंदोलन एक तरह से, और ये कैसा था, ये यूएसए में चल रहा था एक ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर कहाँ, यूएसए में एक था, नागरिक अधिकारों से संबंधित था, उसी से ये मोटिवेट हो जाते हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर ये स्टार्ट कर देते हैं अपना आंदोलन। तो ये देखते हैं, ये सामाजिक आंदोलन से प्रेरित था जिसका उद्देश्य अमेरिका में अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को मुकाबला करना था। अब ये जो है दलित पैंथर्स नहीं, ये ब्लैक पैंथर्स का स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये तो यहाँ पे गलत हो जाता है। इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था को नष्ट किए बिना दलितों की स्थिति को ऊपर उठाना था। देखिए अब ये कह रहे थे कि जाति व्यवस्था को नष्ट किए बिना दलितों की स्थिति को ऊपर उठाना था। चलो ठीक है, अभी इसे होल्ड पर रखते हैं। इस आंदोलन में अन्य उत्पीड़ित वर्गों जैसे कि भूमिहीन गरीब किसानों को शामिल करने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल सही बात है, की गई थी, ठीक है। और इस आंदोलन के हिस्से के रूप में मराठी साहित्य में दलित अत्याचारों के कई विवरण प्रकाशित हुए। बिल्कुल सही बात है, प्रकाशित हुए होंगे। अब देखिए इनसे मुकाबला करना था, वहाँ पे जो है सामाजिक आंदोलन से प्रेरित था। इसमें देखो पहला स्टेटमेंट ध्यान रखना, प्रेरित था वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसे जाति व्यवस्था को नष्ट किए बिना, हाँ तो ये जाति व्यवस्था को नष्ट करना चाहता था, भाई नष्ट की बात कर रहा था, क्योंकि दलित थे तो जाति व्यवस्था को नष्ट करते थे, जातिविता के विरोधी थे। तो इसलिए बी इसका सही होने वाला है स्टेटमेंट। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अब सीबीआई के बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूँ। 57 सीबीआई के लिए सामान्य सहमति सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। देखिए कई बार पश्चिम बंगाल चर्चा में रहता है इस बारे में कि सामान्य सहमति सिंपल सी बात है, ये होती है कि वे मान लीजिए कोई भी एक स्टेट ले लेते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होगा कि अगर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी सामान्य सहमति दे देते हैं तो सीबीआई को कि भाई एक साइन करके दे दिया कि ये हमारे यहाँ सामान्य सहमति है कि आप जब मर्जी आना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं, यहाँ पे आईएएस काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब ये भ्रष्ट हैं, अब भ्रष्ट हैं, तो सीबीआई इनकी जांच करने के लिए आ रही है। अब सीबीआई जांच करने के लिए आ रही है, अभी सामान्य सहमति है तो ये बिना पूछे, भाई अब ये योगी जी को नहीं पूछेगी कि तुमने तो हमें पहले लेटर दे रखा है, अब हम आएंगे, हम इसकी जांच कर लेंगे, इसे उठा ले जाएंगी। अभी क्या होगा कि अभी ऐसा ही वेस्ट बंगाल में होता है, तो पश्चिम बंगाल में अब इनको, अब आईएएस ऑब्वियसली बात है कि भाई अब मंत्रियों के चहेते भी होते हैं, तो इनको संरक्षण करने के लिए सामान्य सहमति के सिद्धांत को कैंसिल कर देती है। अगर ये कैंसिल होगा तो उससे पहले, अगर जाने से पहले फिर यहाँ पर एक बैरियर लग जाएगा, फिर ये सरकार को यहाँ सीबीआई को यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की कि भाई हम आ रहे हैं जांच करने के लिए इस अधिकारी के लिए। तो ऐसा हो जाता है, तो इस वजह से समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए सामान्य सहमति के सिद्धांत पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे सीबीआई को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है। इसके न होने पर सीबीआई को किसी मामले की जांच करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी, वही स्टेटमेंट है, तो इस कॉमन सेंस से लगा सकते थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, देखिए ये आप ध्यान रखिएगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को भी आप दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और देख लेना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह से क्वेश्चंस बने हुए हैं। देखते हैं तो एफ, यहाँ पर हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को समझ लेते हैं। देखो ये सिंपल सी बात है, जैसे कि 100 वोट हैं, 100 वोट में से आपको एक पार्टी को मिलते हैं 50% और एक को मिलते हैं 35% और एक को मिलते हैं 15%। तो कौन जीतेगा? या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, इनको 40% मिलते हैं या इनको 25 मिलते हैं, तो कौन जीतेगा? तो भाई यहाँ पर 40% वाला वोट जीतेगा। जैसे आप अपने यहाँ एमएलए का इलेक्शन में चुनाव में वोट डालते हो, यानी कि जिस एमएलए को ज़्यादा वोट मिले भैया वही जीत गया। अब यहाँ क्या हुआ, अब ये जो 35 और 25, यानी कि अगर इन दोनों का देखा जाए, ये 60% जो वोट है ये तो वेस्ट हो गया। यहाँ पर तो ये दिक्कत आती है, ठीक है, यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब देखेंगे हम, जैसे राज्यसभा की बात होती है तो राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होता है, तो वहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली के आधार पर इलेक्शन होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रणाली होती है। यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या है कि एक भी वोट वेस्ट नहीं जाता है, यहाँ पे वोट बर्बाद नहीं होते हैं। और जितने, अब मान लीजिए जैसे कि 40, हम इसी को ही बदल लेते हैं, FPTP को, इसी एग्जाम्पल को बदल लेते हैं। अब जैसे किसी पार्टी को 40% वोट मिले, किसी को 35 मिले, किसी को 25, तो इन्हें अब उसी हिसाब से मान लेते हैं कि यहाँ पे इनको जो लोकसभा या विधानसभा है उसमें उतने ही परसेंट में वोट सीट दे दी जाएंगी। जैसे कि मान लेते हैं 40% मिले, इसे 4 सीट दे दी। अब ये 3.5 है तो इसे 3 सीट दे दी, इसको 2.5 है तो इसे 2 सीट दे दी, ठीक है।
आई एम सॉरी। तो इस तरह से इनको सीट दी जाती हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितना भी आपको वोट मिला है उसी के प्रतिशत के हिसाब में आपको वोट मिलने के हिसाब से सीट दे दी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में दल व अल्पसंख्यक समूह को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है तथा मतों और जीती गई सीटों के बीच में असमानता को कम करती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। अब मान लीजिए यहाँ पे ये 25% जो वोट मिल रहा है, ये वाला जो वोट है ये मिला हो किसी दलित को या फिर किसी निर्दलीय को। अगर कोई दलित है या कोई निर्दलीय उसको मिला हो, अब उसको तो भाई वो नहीं कर सकता ना रिप्रेजेंट जाके वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, तो इसको भी यहाँ पर भूमिका मिल जाती है, यानी कि प्रतिनिधित्व करने की भूमिका यहाँ पे इसे भी मिलेगी। अन्यथा जो FPTP प्रोग्राम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उसमें नहीं मिलेगी। अब दूसरा हम समझते हैं, इस प्रणाली में प्रत्येक दल को प्राप्त मतों की संख्या के अनुपात में दलों की सीटें आवंटित की जाती हैं। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर होने वाला है 1 और 2 की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, फिर सहकारी समितियों के बोर्डों से संबंधित क्वेश्चन आ गया। अब सहकारी समितियां इंपोर्टेंट है, तो सहकारी समितियों के बोर्ड पदाधिकारियों से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितने की राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंध किए जाएंगे, लेकिन 21 से अधिक नहीं होंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 243 ZJ, यानी कि ZJ में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई 21 से अधिक नहीं होंगे, राज्य विधानमंडल जितना तय करेगा उतनी संख्या होगी, लेकिन उससे अधिक नहीं होंगे। अब राज्य विधानमंडल में प्रत्येक सहकारी समिति बोर्ड में SC/ST के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित होंगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सही बात है, SC/ST के लिए 1 सीट होगी और महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित होंगी, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो ये भी ध्यान रखना। और मैं बता रहा हूँ, देखिए आर्टिकल जैसे 243 है, आर्टिकल 243Z के यहाँ पर क्या होगा, निर्वाचित सदस्य और पदाधिकारी जो हैं ये 5 ईयर के लिए होंगे। अब यहाँ निर्वाचित सदस्य होते हैं और कुछ पदाधिकारी जो यहाँ पे हैं ऑलरेडी, उनके लिए 5 साल के लिए होते हैं फॉर 5 ईयर। अब जो है कैसे, जैसे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन, मतलब राष्ट्रपति के रिटायर होने से पहले उनका इलेक्शन ज़रूर होता है, ऐसे ही करके यहाँ पे होता है कि जब ये बोर्ड है जो यहाँ के जो इसका अधिकारी हैं, यानी कि इनके रिटायरमेंट से पहले, यानी कि जैसे कि 5 साल पूरे होने से पहले ही इलेक्शन करके नया बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि इसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही। ये ध्यान रखिएगा। देखो थोड़ा सा ना गूगल पे ज़्यादा ईजी तरीके से समझने का तरीका है, आर्टिकल लिखिए सीधा गूगल पे डालिए, बस पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं समझना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पे बात करते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिनियम उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। कॉमन सेंस लगाइए यार, आपने कोई चीज़ खरीदी, मान लीजिए आपने कोई कंप्लेंट करनी है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक ही सूचना मतलब कर सकते हो ना, कंप्लेंट ऑनलाइन, डिजिटल का ज़माना है, तो बेसिक सी कॉमन सेंस है, तो कर सकते हो। अधिनियम उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। अब भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है तो ऑब्वियसली बात है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन की बात करता ही होगा, सही है। शिकायत किसको करोगे भाई, इस प्राधिकरण को ही तो करोगे ना जाके। 3 देखते हैं, अधिनियम त्रुटिपूर्ण उत्पादों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्पाद दायित्व का प्रावधान नहीं करता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है कि भाई अधिनियम में क्या है, त्रुटिपूर्ण उत्पाद, अगर मान लीजिए आपको इंडस्ट्री मतलब जो भी कंपनी है कोई अगर त्रुटिपूर्ण उत्पाद दे देती है तो उसके लिए कोई भी नुकसान के लिए उत्पाद दायित्व का प्रावधान नहीं करता है, तो भाई ये तो गलत बात हो जाती है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि उपभोक्ता इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर हो जाता है ए। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें समझते हैं, जैसे कि अब ये अगर आयोग होगा, उपभोक्ता का आयोग है, अब इस आयोग में कौन कौन कहाँ कहाँ पे होगा, ये एक देखिए आपके जिला स्तर पे होगा, एक आपका राज्य स्तर पर होगा, एक आपका राष्ट्रीय स्तर पर होगा। याद रखिएगा ये वर्गीकरण आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर पर कितने रुपए, अगर मान लीजिए आपने कुछ खरीदा भैया 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत आप यहाँ लेके जाओगे। राज्य है तो यहाँ से 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की शिकायत, 1 करोड़ से लेकर, क्योंकि ऊपर 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की शिकायत यहाँ लेके जाओगे। 10 करोड़ से अगर प्लस का मामला है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो उपभोक्ता आयोग है, जैसे कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है, तो ये क्या करेगा, CCPA इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है। तो CCPA क्या, अब मान लीजिए ये कैसा क्या है, उपभोक्ता के तरफ से सामूहिक मुकदमा दायर कर सकता है। तो ये अपने आप ना सामूहिक, यानी कि सामूहिक, अगर मान लीजिए बहुत सारे उपभोक्ता हैं तो उनके प्रति ये सामूहिक रूप से CCPA जो है अपने आप मुकदमा दायर कर सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से यहाँ पे सेव करना है कस्टमर राइट्स को,
थोड़ा सा बस इस तरह समझ के काम कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि NIA एक्ट 2008 आया था। तो कौन सा आया था? NIA एक्ट आया था ये 2008 में। ठीक है, यहाँ पे ये सांविधिक निकाय बनाया जाता है। अब अनुसूचित अपराध इसमें सूचीबद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। जो अनुसूचित अपराध हैं उसमें वो इसी के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। ठीक है, राज्य सरकारों के पास मामलों में अन्वेषण के लिए NIA को आमंत्रित करने का अधिकार है। अब देखिए राज्य सरकारों, अब कॉमन सेंस लगाइए भाई, ये क्या नाम है, सेंट्रल लेवल पे होगा ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रीय लिखा हुआ है तो राष्ट्र लेवल पे होगा। तो यहाँ पर राज्य सरकारों का नहीं करेगी, राज्य नहीं भैया, केंद्र सरकार करती है ये काम। तो ये केंद्र सरकार करेगी। तो 2 आपका यहाँ गलत हुआ। अब देखिए 2 आपका गलत हुआ, आपके 50-50 के चांस आ गए कि 2 आंसर बचते हैं। तीसरा देखते हैं, NIA भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण कर सकता है। भाई कर सकता है, संभावना दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, जनरल स्टेटमेंट है कि कर सकता है, तो ये सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन के एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। तो आतंकवाद जो एजेंसी प्रवर्तन है वो भी काम करता है, यानी कि कानून का प्रवर्तन के रूप में भी ये कार्य करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, देखिए लोकपाल का जो है कौन कौन आएंगे, कॉमन सेंस लगाइए कि भाई प्रधानमंत्री आएंगे नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री तो ऑब्वियसली आएंगे आएंगे, संसद का सदस्य है बिल्कुल आएगा, लेकिन राष्ट्रपति इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। इसके अंदर राष्ट्रपति का पद जो है लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अब थोड़ा सा लोकपाल के बारे में बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो आ सकता है। देखिए लोकपाल में कैसे सदस्यों की नियुक्ति होती है, पहले वो समझते हैं कि भाई कौन आएगा, कैसे आएगा। तो लोकपाल का पहली बात तो एक्ट आता है 2013 के अंदर। अब यहाँ पे एक नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, देखिए आप सुनो, राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति करेंगे, कब करेंगे, एक होगी चयन समिति। चयन समिति ये सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति कर देंगे। लेकिन चयन समिति अब क्या खोजेगी, अब चयन समिति भी एक खोज समिति बनाती है। तो ये भी एक खोज, मतलब अपना काम दूसरे को दे दिया, ये समझ लो। ये खोजेगी भाई कौन कौन से आदमी हैं जिनको लोकपाल बनाया जाए। तो ये कितने 8 सदस्यों के नाम सुझाएगी। अब आप समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि ये 8 सदस्यों का नाम सुनाएगी कि उसमें से किस किस को रखा जाएगा। अब इसमें एक्चुअल में कितने सदस्य होंगे, इसमें यहाँ पे एक तो होंगे प्रधानमंत्री, ये किसकी अध्यक्षता करेंगे। अब प्रधानमंत्री तो ऑब्वियसली जो है चयन समिति इसकी अध्यक्षता करेंगे। साथ में होंगे इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ये किसी व्यक्ति का नाम निर्देशित कर देते हैं तो वो कोई जज हो जाता है। एक होगा लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो ये आप यहाँ याद रखिएगा कि 3 सदस्य होते, प्रधानमंत्री, CGI और लीडर ऑफ अपोजिशन। अब आप इसको समझते हैं, ये 8 सदस्य ढूंढे, 8 सदस्य में से फिर क्या नाम है, खोज समिति चयन समिति में बनाएगी। चयन समिति के पास पहुंचेगी भैया ये सदस्य होने चाहिए इसमें, कि भाई इन सदस्यों का आप चयन कर दीजिए। फिर ये चयन समिति इनको देखेगी तो इनकी नियुक्ति के लिए ये राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी और राष्ट्रपति भाई साहब इनकी नियुक्ति कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब समझते हैं आगे। तो यहाँ पे संस्था में क्या होगा, अभी संस्था में मैक्सिमम देखो 5, आप कितने टाइम के लिए रह सकते हो, आप 5 साल के लिए रह सकते हो, 5 ईयर, और आपकी एज अगर 70 होती है तो 70 ईयर तक। यार अब याद रखिएगा लोकपाल में 5 साल और 70 साल है। कितने सदस्य होंगे, इसका एक अध्यक्ष होगा प्लस 8 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 सदस्य इसके हो सकते हैं, यानी कि टोटल 9 सदस्य भी ये हो सकते हैं। अब अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष को कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष को कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा न्यायविद होगा तो ऑब्वियसली बात है। अब हम 8 सदस्य की बात करते हैं, 8 सदस्य में से 4 और 4 की बात करते हैं, यानी कि क्या नाम है 50% की बात कर रहा है, 50% और 50%। तो ये जो 50% है ये कौन होंगे, ये न्यायिक सेवा से संबंधित होंगे। कौन से होंगे, न्यायिक सेवा से। कैसे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व जज, ठीक है, और या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब ये जो अंदर 50% है इसमें कौन होगा, SC
ST, OBC और अनदर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो, साथ में फीमेल। ठीक है, अब ये कौन है, इनको भी 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए इनकी उम्र कितनी है, 5 साल, अध्यक्ष जो है 70 साल, कितने सदस्य होते हैं, मैक्सिमम 8 सदस्य होंगे, 1+8। अब ये जो 8 है इसमें से 50% जो है न्यायिक सेवा के होंगे, 50% जो है सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए, यानी कि विशेषज्ञता हो उनकी। अब इसमें कौन होंगे, SC, ST, OBC और ये अदर इसमें शामिल होंगे। ये क्या करेगा, अब देखिए यह क्या करता है, CBI को निगरानी और नाम निर्देशित भी कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये CBI को भी निर्देशित कर सकता है। अब कॉमन सेंस है कि अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, याद कर लीजिएगा। इसका आंसर तो मैं बता ही चुका हूँ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। थोड़ा स्लो हो गया होगा तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा। हाँ, वित्त आयोग के संदर्भ में। अब देखिए वित्त आयोग, जैसे ही आपने पढ़ा कि वित्त आयोग, तो आपको दिमाग में आ जाए कि भैया कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 280। कैसी संस्था है, अर्ध न्यायिक। ठीक है, अर्ध न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक। इसके पास कैसे सिविल की शक्तियाँ होती होंगी, बिल्कुल सही बात है। तो देखेंगे संसद द्वारा इसे प्रत्येक 5 वर्ष या उससे भी पहले भी गठित किया जा सकता है। तो संसद द्वारा इसे पहले भी गठित किया जा सकता है। देखिए अब समझिए, वित्त आयोग संसद द्वारा इसे प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले भी गठित किया जा सकता है। तो अब आपको पता होगा संसद करती है ये या राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो गया। यह पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि और संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर केंद्रीय वित्त आयोग नहीं पूछा, सिर्फ वित्त आयोग पूछा हुआ है। अब देखिए ये थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन में। अब एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष से वित्त आयोग का पदेन सदस्य होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष इसका पदेन सदस्य नहीं होता। हम ये गलत होगा यहाँ पे, इसका अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। टोटल कितने सदस्य होंगे, 1+4। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करने वाले हैं। और इनकी जो पदावधि है, ठीक है, पदावधि भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति तय करेंगे। ये याद रखिएगा कि अध्यक्ष इनकी 1+4, ऐसे याद रखिए कि वित्त आयोग इनकी 5 सदस्य होते हैं, पदावधि भी राष्ट्रपति तय करते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल एक। ये भी गलत है, नीति आयोग के सदस्य इसके पदेन अध्यक्ष नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि भारत में एग्जिट पोल। अब देखिए आपके पास आसपास इलेक्शन होता रहता है, लेकिन हमें यही चीज़ें नहीं पता होती हैं। भारत में एग्जिट पोल के बारे में क्या है, एग्जिट पोल क्या भैया, जो चुनाव ये न्यूज़ चैनल्स पे पहले ही बता देते हैं कि भाई ये वाला जीतने वाली पार्टी, ये वाली जीतने वाली है, तो उसके संबंध में ये मतदान पूर्व मतदाताओं की भावनाओं पर आधारित सर्वेक्षण होते थे। मतदान पूर्व अगर वो एग्जिट पोल पहले ला देगा कि मतदान से पहले, कॉमन सेंस लगाइए कि भैया इलेक्शन होना 10 तारीख को, इसने 6 तारीख को ला के दे दिया कि ठीक है भाई ये वाली पार्टी जीतने वाली है, ये वाली पार्टी जीतने वाली है, तो लोगों के मन में क्या विचारधारा आएगी, वो सोचेंगे कि हम उसी पार्टी को वोट दे देते हैं भाई जो जीतने वाली है, तो हम क्यों हारने वालों को, अपने वोट को क्यों खराब कर रहे। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो उस वाली पार्टी को जिता देंगे। देखिए किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के एग्जिट पोल उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पूरा होने के बाद ही प्रकाशित किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी आप कॉमन सेंस लगाइए, भैया चरणों में होते हैं कि भैया इस स्टेट में 4 चरणों में चुनाव होंगे, यानी कि एक चरण इस तारीख को होगा, दूसरा चरण इस तारीख को होगा, तीसरा इस तारीख को होगा, मान लेते हैं चौथा चरण इस तारीख को होगा। एक चरण 1 तारीख को होगा, दूसरा 7 को होगा, दूसरा क्या कहते हैं 14 तारीख को होगा और तीसरा होगा 21 तारीख को। अब आप समझिए कि पहला चरण यानी कि कह रहा है कि किसी एग्जिट पोल उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पूरा होने, यानी कि 1 तारीख को इस वाले इलेक्शन में यहाँ पे इतने एरिया में चुनाव हो गया कंप्लीट। अब इसमें एग्जिट पोल ला दिया। अब एग्जिट पोल लाए तो क्या इन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी के चुनाव पर बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। वहाँ पर भी वही बात आ जाएगी कि उनके मन में भी ये आ जाएगा भाई जीतने वाली पार्टी को दिया जाए, तो इसलिए ये भी गलत होगा। हाँ, जब कंप्लीट मतदान हो जाए, अगर इन 4 चरणों में कंप्लीट मतदान हो गया उसके बाद तुम लेके आओ एग्जिट पोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। किशोर न्याय बालकों की बात है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम के अनुसार बालक वह है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। अधिनियम के अनुसार वो है बालक जिसने 18 साल से नीचे के बच्चे को नाबालिग बोलते हैं ना, तो कॉमन सेंस से कर दीजिए सही। अधिनियम ने बालक के मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास को निषिद्ध करते हुए भले ही उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया गया हो। बिल्कुल सही बात है, अधिनियम कहता है भैया देखो कोई अगर मान लीजिए उससे किसी को मार दिया है, उसे मृत्युदंड मिलना है, किसी भी जो उसने कार्य किया है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को मृत्युदंड दे दिया जाएगा, उसे भैया आजीवन कारावास को निषिद्ध करता है और उसके उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखेंगे, अधिनियम के तहत बाल कल्याण समितियों और बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण है। बिल्कुल सही बात है, तो ये अधिनियम आता है। देखिए किशोर न्याय बोर्ड क्या करता है, यहाँ पे एक होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ किशोर न्याय बोर्ड, तो KNB लिख देते हैं।
किशोर न्याय बोर्ड क्या है? तो किसान न्याय बोर्ड में 2 तरह के होते हैं। तो एक सदस्य जो होगा आपका, यहाँ पर 3 सदस्य होंगे, तो 2 सदस्य, एक सदस्य कौन होगा? प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा या फिर महानगर का मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास का अधिकारी होगा एक तरह से, जज जो है। दूसरा होगा 2 इसमें सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। अब इसमें भी मेल और फीमेल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये मामलों की जाँच करेगा, सुनवाई करेगा, निस्तारण करेगा और उनका पुनर्वास करने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर जो है केवल 2 सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्तों के कार्यकाल के अधिनियम 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन है इस चयन समिति के सदस्य होंगे? अब देखिए, पहले समझिए, देखिए पहले क्या हुआ चयन समिति के बारे में। ये अनूप बर्णवाल केस आता है। कौन सा? अनूप बर्णवाल, मैं याद रखिएगा, अनूप बर्णवाल केस आता है वर्सेस गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में 2023 में। अब इसमें क्या हुआ? इसमें भैया देखो, राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टांग घुसाई और अपनी टांग घुसा के कहा कि भैया जितने भी इलेक्शन वाले हैं मैं करूँगा CEC की नियुक्ति, ठीक है। तो मेरी भूमिका होनी चाहिए भाई, तुम मेरी बेइज्जती करते हो, इस तरह से ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। अनूप बर्णवाल केस में क्या कि चयन समिति होगी। चयन समिति में कौन होगा? मैं जो कहूँगा, हम कहेंगे इसमें जो चयन समिति बनेगी, उस चयन समिति के अंदर में एक तो होगा PM, ठीक है, और एक होगा CGI। भाई मुझे कैसे छोड़ दोगे? तीसरा कौन होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक PM होगा, एक CGI होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ये इसने कहा। तो यहाँ पर भैया देखिए, यहाँ पर सीधा सुप्रीम कोर्ट घुस रहा था, न्यायपालिका घुस रही थी, तो वो अपना शर्तें लगाएगी, तो यहाँ पे दिक्कत होने वाली थी। बट अब अब क्या किया, देखो इस एक्ट को ले आए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वाले को एक्ट को ले आए, अधिनियम 2023 को। तो इस निर्णय को उन्होंने उलट दिया। तो देखिए, संसद ने कानून बना दिया। अब संसद ने कानून बना दिया तो संसद ने क्या कहा कि भैया देखो ऐसा है, होंगे तो हम ही, लेकिन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन भी हम रखेंगे, लेकिन CGI भाई साहब आपको हम नहीं रखेंगे, हम प्रधानमंत्री हैं, हम नियुक्त कर देंगे किसी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मान लो भाई इलेक्शन करवाना देश में, तो कौन होंगे? ठीक है, नाम मैंने लिख दिया है, बट चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1, 3 और 5। अब 1, 3, 5 D है, तो आंसर होगा इसका D। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसने कौन से एक्ट को प्रतिस्थापित किया है? तो निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 है जिसको इन्होंने प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि RTI एक्ट की बात कर रहा है कि तहत निम्नलिखित में से कितने निकायों को सार्वजनिक प्राधिकरण कहा गया। अब देखिए, सार्वजनिक प्राधिकरण क्या होगा भैया? वो भी प्राधिकरण होंगे जो सरकार से पैसा ले रहे होंगे, ग्रांट्स ले रहे होंगे, अनुदान ले रहे होंगे, वो सब होंगे। देखिए, संविधान द्वारा उसे के तहत स्थापित या गठित किया गया संकाय ने कहा, ठीक है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित या गठित निकाय, बिल्कुल सही होगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना आदेश के द्वारा स्थापित या गठित निकाय, बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा सीधे वित्त पोषित या गैर सरकारी संगठन यानी कि कोई प्राइवेट एंटिटी है, वो भी अगर सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाती है। सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित सरकारी संगठन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है D। कॉमन सेंस से लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। होम वोटिंग क्या है? तो होम वोटिंग है भैया, जो भी बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो अपाहिज हैं, यानी कि जो कि दिव्यांगजन लोग हैं, उन लोगों को घर पे ही वोटिंग, क्योंकि उनको परेशानी ना हो भाई इलेक्शन में जाने में, ये है। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा के इलेक्शन में कि भाई होम वोटिंग की शुरुआत की गई है। तो लोकसभा के चुनाव में होम वोटिंग की अनुमति सर्वप्रथम 2024 के लोकसभा में दी गई थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, मुख्य रूप से बुजुर्गों, कौन से बुजुर्ग? अब बुजुर्ग तो भाई 60 साल के बाद कह देते हैं कि भाई हम बुजुर्ग हो गए, नहीं 60 साल नहीं है भैया, इसमें 85 ईयर के प्लस एज के जो होंगे वो। 80% उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति की सहायता नहीं, 80% नहीं 40%। देखिए 80% तो बहुत हो गया, 40% जो है उसको इसमें अनुमति दी गई है भाई, ठीक है। अब ये ठीक है, अब कैसे होगा? लेकिन अब मान लीजिए ये बुजुर्ग है, इनका अभी क्या करेंगे? अपना बेटा या अपना कोई साथी भेजेंगे कि जाओ भैया, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पास जाओ, एक फॉर्म है, उसका फॉर्म का नाम है 12D। इस 12D को 5 दिन पहले, यानी कि कब? चुनाव अधिसूचना के 5 दिन के भीतर, जब चुनाव अधिसूचना हो जाती है 5 दिन के भीतर, क्योंकि इंतजाम भी तो करना पड़ेगा किस किस का इलेक्शन में कहाँ से वोट उठानी है। तो फॉर्म 12D जाओ, तुम फॉर्म 12D भर का हमारी डिटेल दे दो रिटर्निंग ऑफिसर को, फिर वो आएंगे गाड़ी लेके, हमारा क्या इलेक्शन कि वोट यहाँ पे लेके चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा? अब देखिए, पारदर्शिता के लिए इसमें वीडियोग्राफी की जाएगी, ऐसा नहीं हो कि भाई वहाँ जाके खुद ही बटन दबा लाए, नहीं, इसमें वोट देने के लिए जो है वीडियोग्राफी वगैरह की जाएगी। तो इसलिए स्टेटमेंट
केवल एक सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 40% होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित घटनाओं पर उनके विचार कीजिए। केरल में पहली लोकतांत्रिक रूप से चयनित कम्युनिस्ट सरकार, तो कम्युनिस्ट सरकार की बात कर रहा है। सोशलिस्ट पार्टी का गठन और पहला आम चुनाव। अब देखिए कॉमन सेंस लगाइए भैया, सोशलिस्ट पार्टी का अगर गठन हो रहा है तो पहला आम चुनाव हुआ था 1951 में। अब कब से कब तक चला था ये मैं थोड़ा डेट भी बता देता हूँ यहाँ पे आपको। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फ़रवरी 1952 तक चला था। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। उस समय कितने थे, मैं थोड़ा फैक्ट बता दें। 17.32 करोड़ वहाँ पर पंजीकृत मतदाता थे उस समय, जिसमें से 45% वुमेन्स थी। ये डेटा आपको ये काम आ सकता है। ठीक है, इसमें उस समय कितनी थी वयस्क की मताधिकार आयु, यानी कि जैसे आप आज 18 साल के हो जाते तो उस समय 21 साल के हो गए तभी आप वोट डाल सकते थे। लेकिन अब इसके लिए मुझे आप एक चीज़ बताइएगा, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया था जिससे इस आयु को घटाकर 18 साल किया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कौन लेके आया था वो एक्ट भी, ये भी बताइएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि आप कॉमन सेंस लगाइए भाई, पहला चुनाव किया 1951 में। अब सोशलिस्ट पार्टी कब गठन होगी, सोशलिस्ट पार्टी का भाई चुनाव से पहले ही गठन होगा ना, तो ये यानी कि ये पहले आएगी इससे। अब चाहे ये कभी हुई हो, लेकिन ये पहले आएगी। अब देखिए 2 के बाद 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 के बाद 2 है, ये स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिया। 2 के बाद 3 इसमें है, 2 के बाद 3 इसमें है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 के बाद 2 के बाद 3 इसमें है। ठीक है, आप समझिए। केरल में पहली लोकतांत्रिक चयनित कम्युनिस्ट सरकार। अब देखिए चयनित कम्युनिस्ट सरकार कब बनेगी सॉरी, चयनित कम्युनिस्ट सरकार कब बनेगी, जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही तो चयनित सरकार बनेगी, ये समझिए। अब यहाँ पे यानी कि 2 के बाद 3 होगा, फिर उनके बाद में 1 होगा, तो 2 और 3 1 इसके अंदर है। स्टेटमेंट सी, कॉमन सेंस है, हम नहीं पता लगा दिया। अब समझते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके जो उस समय पहले मुख्यमंत्री कौन बने, EMS नंबूदरीपाद इसके CM बनते हैं। तो कौन बनते हैं, नंबूदरीपाद। ठीक है, तो याद रखिएगा उस समय इसमें कितने नंबूदरीपाद थे। उस समय कितनी सीटों पे, 489 सीटों पे इलेक्शन हुआ था। कांग्रेस को 318 सीटें मिली थी। उसके बाद सेकंड जो पार्टी थी वो CPI पार्टी थी, तो जिसको सेकंड सबसे ज़्यादा वोट मिले थे वो थी CPI। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरे पे कौन सी आती है, सोशलिस्ट पार्टी, तो थर्ड थी सोशलिस्ट पार्टी यहाँ पे। अब देखिए, अब ये देखिए विश्व में, ये केरल की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं हम कि 1957 में इसका गठन हुआ था, तो ये विश्व में पहली कम्युनिस्ट सरकार थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहली कम्युनिस्ट सरकार थी। अब हम यहाँ समझ लेते हैं, कई बार ऐसा स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर तो आपको सी बता दी। सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, सोशलिस्ट पार्टी का गठन JP नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने हुआ था। भाई कांग्रेस से थोड़ा सा मतभेद हो गया था, तो इस वजह से उन्होंने किया था। कौन, JP नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में जारी की गई माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट कौन करेगा, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो यहाँ पे माइग्रेशन और डेवलपमेंट ये है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यानी कि कितने लोग चले गए, कहाँ पे हैं, कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब से बड़ी बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अनदर फैक्ट्स भी बताता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है, जिसमें एक नहीं, उसे हटा देते हैं। भारत प्रेषण का शीर्ष प्राप्त करता है। अब भारत का देखो आप, कितनी पॉपुलेशन बाहर रहती है, सबसे ज़्यादा पैसा भारत ही प्राप्त करता है। प्रेषण यानी कि जो भारत से बाहर धन आ रहा है, वो बिल्कुल सही बात है, तो 2 भी सही होगा। ठीक है, तो प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश भारत है, तो प्रवासियों का जो है सबसे बड़ा मूल देश भारत है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये सही है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको फैक्ट बता देता हूँ। देखो फैक्टों को समझने की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जो प्रवासियों का, पहले हम इसको देखें। प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश, कौन कौन से मूल देश हैं, तो सबसे पहला हो गया, आपको समझ में आ गया, भारत। दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा यूक्रेन, शॉर्ट में लिख देते हैं यूक्रेन। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा चीन, चौथे पे आएगा आपका मैक्सिको, और 5वें पे आएगा वेनेजुएला। ठीक है, तो देखो अब सीड्स प्रवासियों का सबसे बड़ा, तो सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ से जा रहे हैं भैया, पहले भारत से जा रहे हैं। भारत से जा रहे हैं तो सबसे प्रेषण भी भारत ही प्राप्त करेगा। ठीक है, तो दूसरे पे कहाँ है, यूक्रेन, तो यहाँ पे दूसरे पे आएगा यूक्रेन। तीसरे पे कौन सा आएगा, चीन, यानी कि उसके बाद चीन से जाते हैं, फिर कहाँ से जाते हैं, मैक्सिको से जाते हैं, फिर उसके बाद में वेनेजुएला। ठीक है, ये याद रखिएगा प्रवासियों का। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ अनदर धन प्रेषण में कौन कौन है। अभी धन प्रेषण की बात करते हैं यहाँ पे कि भाई ये प्रेषण प्राप्त करता और कौन कौन से। अगर भारत पहला है तो सेकंड पे कौन होगा, थर्ड पे कौन होगा, एंड फोर्थ पे कौन होगा। ठीक है, एंड फिफ्थ पे कौन है। देखिए भारत तो पहले पे है ही है, दूसरे पे आपका आ जाता है मैक्सिको, तीसरे पे आ जाता है चीन,
चौथे पे आपका आता है फिलीपींस, ठीक है, और 5वें पे आता है आपका अपना पड़ोसी पाकिस्तान। याद रखिएगा। तो ये प्रेषण प्राप्त करने में सबसे पहले है भारत, दूसरे पे है मैक्सिको, तीसरे पे है चीन, चौथे पे है फिलीपींस और 5वें पे है पाकिस्तान। अब सीट्स, अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात, अब देखो हम कॉमन सेंस लगाएंगे, प्रवासी की समझ लेते हैं, अब गंतव्य की बात कर लेते हैं भैया, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ गंतव्य। सबसे पहले भाई 2 3 अच्छा 5, अब सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहोगे? अमेरिका, भाई सबसे डेवलप्ड है, अमेरिका जाना चाहोगे। दूसरे पे कहाँ जाओगे? जर्मनी जाना चाहोगे। तीसरे पे कहाँ जाते हैं हम? सऊदी अरब, ठीक है। और 5वें पे कहाँ जाएंगे? रसिया। छठे पे कहाँ जाएंगे? ब्रिटेन, ठीक है। देखिए अब इनको कैसे समझते हैं। प्रवासी यानी कि पहली बात है, प्रवासी यानी कि लोग एक देश, अब कॉमन सेंस समझते हैं। देखिए ऐसे हम बात बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग देश हैं। प्रवासी कहाँ से, यहाँ से निकल के कहाँ जा रहे हैं। अब ये जा कहाँ रहे हैं, कौन सा देश में जाना है, ये गंतव्य स्थान है। यानी कि ये मान लेते हैं यूएसए है, बाकी के ये जर्मनी है, ये सऊदी अरब है, ये आपका रशिया हो गया, ये आपका ब्रिटेन हो गया। तो आपकी पहली चॉइस कौन सी होगी? भी देखेंगे आप यूएस से जाना पसंद करोगे पहले, उसके बाद कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? जर्मनी। तो ये हुआ आपका एक तरह से गंतव्य स्थान। हम सबसे ज़्यादा जाना कहाँ पसंद करते हैं? हम नहीं, पूरी दुनिया के लोग जाना कहाँ पसंद करते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि भाई ठीक है, अब जा भी हम जहाँ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा भी लेके आ रहे हैं, तो जा रहे हैं तो हम वापस पैसा, यानी कि वहाँ से पैसा कमा के हम भारत वापस लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन जा रही है तो हम भारत में ला रहे हैं प्रेषण, फिर दूसरे बाद मैक्सिको, फिर चीन, फिलीपींस एंड पाकिस्तान। और यहाँ से प्रवासियों का सबसे बड़ा देश कौन कौन सा है? तो प्रवासियों का देश भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा लोग भारत से जा रहे हैं, फिर उसके बाद यूक्रेन से जा रहे हैं, फिर चीन से जा रहे हैं, फिर मैक्सिको से जा रहे हैं, वेनेजुएला से जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। डी, अब इस पर रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। थोड़ा सा बताइए कि कैसा, मज़ेदार लगा कि नहीं? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, बट थोड़ा डेटा होता है। तो देखिए मेरे यहाँ बस ये नहीं है कि अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ सिंपल तरीके से, जो बाकी अनदर करते होंगे। निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में शामिल होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति में कौन कौन शामिल होता है? देखिए भैया एक चयन, फिर इनके फिर एक चयन समिति आ जाएगी। तो चयन समिति देखिए प्रधानमंत्री तो होंगे ही होंगे, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन भी यहाँ पे होंगे, और केंद्रीय गृह मंत्री, क्योंकि सतर्कता विजिलेंस की बात करता है, केंद्रीय गृह मंत्री भी होंगे। तो ये तीनों यहाँ पे होंगे। आंसर होगा 1 3 4। अब ये ठीक है, हो गया 1 3 4। अब बस इतना आंसर दे दिया, 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने बता दिया। बट मैं यहाँ पे अनदर चीज़ें भी बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सी वीडियो लंबी हो जाती है। 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। उससे पहले ये इसका कोई दर्जा नहीं था, इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था सीवीसी को। ये याद रखिएगा, सीवीसी को वैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सी समिति की रिपोर्ट थी? संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर इसे बनाया गया था। इसमें कितने सदस्य होंगे? 1+2 इसके सदस्य होंगे, टोटल 3। देखिए याद करिएगा, सीवीसी 3 वर्ड होते हैं, तो 1+2 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। कब बनाया गया? सबसे पहले इसे 1964 में एक आदेश के द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्र के यानी कि सेंटर ने एक आदेश दिया, भैया बना दो। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा हो कि इसका गठन स्टार्टिंग में कैसे हुआ था कि भाई यहाँ पे सेंटर की जगह राष्ट्रपति दे दे, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। नहीं, राष्ट्रपति ने नहीं, आदेश दिया था सेंटर ने, तो इसे बनाया था। कितनी एज होती है? 4 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए वो। पुनर्नियुक्ति क्या की जाएगी? पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पुनर्नियुक्ति यहाँ पे नहीं की जाती है। अब ये एक चीज़ समझिएगा, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा सेंटर के आदेश के द्वारा इसका गठन किया था, लेकिन इसकी गठन में किसके द्वारा? नियुक्ति कौन करता है? भाई नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कौन करेगा? इसकी सिफारिश के आधार पर नियुक्ति राष्ट्रपति ने की थी। आदेश दिया, आदेश राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति ने इसकी नियुक्ति कर दी। ये ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाता है इसका आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला, देखिए सुवास और सुपेस क्या है? तो सुवास और सुपेस भैया क्या है? ये न्यायिक प्रणाली से संबंधित है, न्यायिक प्रणाली से संबंधित है। क्या है सुवास? क्या है? देखिए ये सुवास एक अनुवाद करता है, ठीक है, अनुवाद करता है। अनुवाद कैसे करेगा? मान लीजिए अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पहुँचते हैं, मान लीजिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी बेल्ट के, या फिर वो जिनको इंग्लिश नहीं आती। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आदेश अपने इंग्लिश में देता है, इंग्लिश में दिए तो वो क्या करेगा? अब ये सुवास क्या करेगा? ये सुवास आएगा, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आएगा बीच में। तो ये क्या करेगा? अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इसको ट्रांसलेट कर देगा। कितनी भाषाओं में कर रहा है? अभी 10 भाषाओं में कर रहा है। 10 भाषाओं में इनका अनुवाद कर रहा है। तो एक तरह से अनुवाद कर रहा है। अब क्या हुआ? अब मान लीजिए कोई तमिल व्यक्ति आ जाता है, तो तमिल अपना ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिख के लेके आएगा लेटर। अब वो क्या कहेगा? अब ये यहाँ पे लेके आए। अब अंग्रेजी, ये जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं वो समझते हैं अंग्रेजी,
तो ये क्या करेंगे, तो ये इनका वापस ट्रांसलेट भी कर देता है, यानी कि विपरीत अनुवाद भी ये कर देगा। तो इन भाषाओं को विपरीत अनुवाद करके इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और फिर से पढ़ लेंगे फिर इजीली। ये मतलब एक तरह से अनुवाद विभाग है, एक तरह से समझ लीजिए कि एक यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उसके बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके बाद में यह पूरे देश की जनता खड़ी हुई है अलग अलग अलग। अब यहाँ पे हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु बोलने वाला कोई आता है, ये भाई साहब इतने कैपेबल हैं कि इनको सारी भाषाएं आती हैं। इधर से कोर्ट ने इंग्लिश में कहा, इनको तमिल में समझा दिया, इधर से इसने तमिल में कहा, इसने कोर्ट को इंग्लिश में समझा दिया। तो इस तरह से याद रखिएगा सुवास, ठीक है। और दूसरा हम हैं सुपेस क्या है, तो सुपेस एक एआई पोर्टल है। क्या एआई पोर्टल बनाया गया है 2021 में से बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, याद रखिएगा। सुपेस क्या है, एआई पोर्टल है। तो ये क्या भैया जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर आदेश पारित करना है उनमें पहले ही ज़्यादा मतलब कि गतिशीलता लाना है, थोड़ा सा जल्दी कर देंगे, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे इन्हें करनी है। तो न्यायिक प्रणाली से संबंधित हैं ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे जाइलिटोल और एरिथ्रोट्रोल हैं क्या? तो देखिए भाई, कीटनाशक ये नहीं है, चीनी के विकल्प के रूप में है, खाद्य परिरक्षक नहीं है, टीके नहीं है। तो जाइलिटोल और एरिथ्रोट्रोल है क्या? ये तरह से एक तरह से क्या है, ये शुगर के वो हैं, ठीक है, शुगर एल्कोहल हैं। तो क्या है, शुगर एल्कोहल हैं, दोनों ही शुगर एल्कोहल हैं। अभी क्या है, कौन जाइलिटोल यूज़ कहाँ होता है, यूज़ होता है ओरल केयर में, ठीक है, ओरल केयर। अब आप जाएँ बाजार से मिंट खरीद लिए, आप मिंट खरीद लिए, या फिर वो अलग छोटी छोटी डब्बियों में वाइट कलर की टैबलेट्स मिलती हैं, या फिर आप शुगर फ्री कोई आइटम खरीद रहे हो, ठीक है भाई, शुगर नहीं है, हम तो बिना शुगर का खा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप उससे भी बड़ा जहर खा रहे हो, वो है जाइलिटोल। याद रखिएगा। जैसे आप कैंडी खा रहे हो, च्युइंगम जो खाते हो, गम वो खा रहे हो, तो वो च्युइंगम है, वो इनसे क्या है कि कैंसर होने का खतरा या अनदर बीमारीज आपके शरीर में हो सकती हैं, क्योंकि इसमें शुगर नहीं है। ऐसे ये है एरिथ्रोट्रोल, ये क्या है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जो हैं, वो जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। तो चीनी के विकल्प में रूप में। अब की क्या कहते हैं भाई, हमारे पास खाने में चीनी नहीं है, यानी कि मीठा तो आपको टेस्ट लगेगा इसकी वजह से, बट शुगर नहीं है उसके अंदर वो, इसलिए इनको यूज़ करते हैं और पब्लिक पागल हो रही है। यानी कि इससे बढ़िया ये नहीं कि नॉर्मल जो चीनी है उसी का कम यूज़ कर लिया जाए, उसके लिए विकल्प खोजती है, फिर बीमार होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रजाति संकट निवारण पुनर्स्थापन स्टार मीट्रिक को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रजाति के संकट की बात करिए, उसका निवारण करना है और पुनर्स्थापन करना है। तो कौन करेगा? देखो, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नहीं करेगा, विश्व प्रकृति कोष तो नहीं करेगा, WHO नहीं करेगा। अब देखते हैं, अब बात फंसती है इसमें कि भाई कौन कौन सा होगा। तो 50-50 आप पहुँच गए। देखिए यहाँ पे कौन यहाँ संकट में है तो उसका निवारण भी करना है, तो संरक्षण वाला काम करेगा ना, ये पर्यावरण वाला काम नहीं करेगा। तो इसका आंसर आएगा ए, IUCN। ये 100% ट्रिक काम नहीं करती हैं, बट हाँ कभी कभी काम कर देती हैं। अब आप यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले जितने भी लोग हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपकी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संविधान में संशोधन 19(1)(a) का अभिन्न अंग है? तो भैया सीधी बात है, आप वाक और अभिव्यक्ति की जो आर्टिकल 19 में परिभाषा दी गई है कि कहीं भी अब हम ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पुट्टा स्वामी केस में आपने देखा होगा, 2017 का केस है, इसमें निजता के अधिकार की बात की गई थी। निजता का अधिकार यहाँ पे आया, राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे आया था। श्रेयस सिंगल बनाम भारत संघ का जो केस है, ये भी यहाँ पे 2015 में होता है। इसने IT एक्ट की धारा 66(a) को चुनौती दी थी, तो ये भी यहाँ समझते हैं। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद में, ये इसका सही आंसर है। ये 2020 में ये निर्णय आया था। इंदिरा साहनी का आपको पता होगा, इंदिरा साहनी में OBC का जो आरक्षण है 50% से सीमा अधिक नहीं होगी, OBC को 27% आरक्षण मिलेगा, वो सब फैसले आदि इसमें आए थे। तो इंदिरा साहनी का केस तो 1992 का हो जाता है, 1992 का। मैंने यहाँ आपको सन भी इसलिए बता दिया, कई बारी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको नाम भी मिल जाएगा। थैंक यू।